हम्म, आवाज आ रही है? सर आ रही है। गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा, पिछले टर्न पे हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? Rate of change of area. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ओके, हेलो सर। आकाश सर। जी सर। जी सर ये इसमें प्रांजल साहू और सिमरन अग्रवाल ये दो स्टूडेंट थे, इनका आज फर्स्ट डे। ठीक ठीक। जी सर। रेट ऑफ चेंज हो चुका था या चल रहा था? चल रहा था। ठीक है। प्रांजल, यस सर। पहला दिन है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया कैसा रिजल्ट रहा? सर, अभी आया सर रिजल्ट। अच्छा, चलिए, ऑल द बेस्ट। कल आपको है सर। थैंक यू सर। तुम अच्छा करोगे, कोई दिक्कत नहीं। खैर, मूविंग ऑन, हम लोग चल रहे थे रेट ऑफ चेंज पे। ओके, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या था? किसी भी क्वांटिटी का जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने लगे, कोई भी क्वांटिटी जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने लगे, तो उसका जो चेंज रिप्रेजेंट किया जाता था उसे कहते थे रेट ऑफ चेंज। उसका जो चेंज रिप्रेजेंट किया जाता था उस रिप्रेजेंटेड चेंज को हम कहते थे क्या? रेट ऑफ चेंज। ओके। अच्छा, जो लोग नए आए हैं एक बार देख लें, उन्हें पहले से बता देता हूँ। जिस चीज की क्या जरूरत पड़ेगी वो है डिफरेंशिएशन। ये समझ लें एक बार क्या होता है। बाकी आप लोगों को भी मैं 5-10 मिनट के लिए थोड़ा करना चाहूंगा कि आपका भी पुराना चीजों का रिवीजन हो जाएगा। देखो, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, एक मैथमेटिकल टूल है जो कि हम फिजिक्स में यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, बेसिकली किसका पार्ट है? तो कहते हैं मैथ का पार्ट है, जो कि 12th की मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिजिक्स में भी हमें इसका वाइड एप्लीकेशन करना होता है, तो इसलिए फिजिक्स में हम ये पढ़ाएंगे। तो ये जो बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है जो यहाँ चल रहा है, इसमें आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी। ठीक है, और फिजिक्स में अच्छी खासी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, ये जान लो। इट इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट। ठीक है, लेकिन आपके लिए उतना नहीं है, तो आप उसके चक्कर में ज़्यादा टेंशन ना लें। और जितने भी प्रोसेस लगते हैं मैथमेटिक्स के फिजिक्स में, या जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, वो सब हम समझते हुए चलने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके, खैर, अभी देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब कौन बताना चाहेगा? शिवानी? शिवानी? What is the meaning of differentiation?
तो आप लोग 1 मिनट वेट करेंगे, सर रिकनेक्ट कर रहे हैं। कुछ समस्या हो गई थी इसलिए आउट हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्चुअली ये फोन गिर गया था। डिफरेंशिएशन का अगर मतलब समझें क्या मतलब होता है, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएशन का मतलब, जैसे अगर आपने एक रॉड ली तो इस रॉड के छोटे छोटे पीस करने को और उन पीसों के एनालिसिस करने को, यानी किसी भी एलिमेंट, किसी भी चीज को तोड़ के उसे एलिमेंट में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। ओके, क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि अगर मान लो आपके पास, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मान लो आपके पास ये एक रॉड है एल लेंथ की, तो आप इससे इतनी दूरी पे या कहीं से भी एक छोटा सा टुकड़ा काट लें। ठीक है, इस छोटे से टुकड़े को काट के जब इसकी एनालिसिस करेंगे इतने से, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। ठीक है, मान लो आपके पास, अच्छा एग्जांपल क्या है इसका, देखो। अब देखो प्रोसेस अगर समझते हैं तो डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका होता है डी वाई बाई डी एक्स। क्या होता है? डी, जैसे वाई इक्वल टू लिखा हुआ है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस टाइप से। तो डिफरेंशिएशन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अच्छा इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं और आपको सीधे वो देखने हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इस पर चले जाएंगे जो टॉपिक हम लोगों का भी चल रहा था। ठीक है, खैर अगर देखा जाए, लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू n। n कोई एक नंबर होगा, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स की पावर 3 लिखी है, एक्स की पावर 4 लिखा है, इस टाइप। ठीक है, तो एक्स की पावर n लिखा हुआ है, तो कैसे करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे n, जो कि ये नंबर था ये बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर जितनी थी उसमें से एक कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में इसका आपको दे दूं। अच्छा, एक और पहले रूल पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। दूसरा, अगर लिखा हुआ है y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, कोई नंबर है, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, तो उसका डी वाई बाई डी एक्स होगा 0। तीसरा, y इक्वल टू लिखा हुआ है x, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स आता है 1। ठीक है, अभी देखो एक आध एग्जांपल आप लोग देख लो तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2, या लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4, अभी सिर्फ इतना, तो आप लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होगा। प्रांजल देखते चलें, सिर्फ आपके लिए बताया जा रहा है, इसका डिफरेंशिएशन सर बोर्ड कवर नहीं कर पा रहा है उस ऊपर को। ठीक है सर। मान लो लिखा हुआ है एक्स टू दी पावर 4, डी वाई बाई डी एक्स अगर देखना है तो देखेंगे जो n यहाँ पे लिखा हुआ है, इस n को आगे लिखिए तो 4, एक पावर यहाँ पे कम कर दीजिए x क्यूब,
ठीक है, इस टाइप से डील करना है। या अगर लिखा हुआ है मान लीजिए y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स लिखना है, तो आप लिखेंगे ये होगा dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 2, यानी ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2। 2 एक कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, x टू द पावर 4 का अगर डिफरेंशिएशन लिखें तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे ये 4 आया इधर, x की पावर 4 माइनस 1 यानी कितना बचा 3, यानी जो भी पावर यहाँ है उस पावर में से एक घटाते हुए चलना, ठीक है। प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो कहेंगे 0, तो ये हो गया 4x³ प्लस 0। नोट कर लें इसे प्रांजल जल्दी। मिटा दिया जाए। कोई ऐसा तो नहीं है जो लिख रहा है, प्रांजल लिख रहा है तो बता दें। अगर देख लें और एग्जांपल, अगर लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 6x प्लस 1, इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन, तो ये होगा dy बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 1। 1 एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन आप कहेंगे सर कांस्टेंट है 0 होगा, ठीक है। अगर x³ का डिफरेंशिएशन करें तो क्यूब है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो आप कहेंगे पावर 3 है, ये 3 बाहर आया, x की पावर 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2, तो 3x² प्लस ये 6 है। तो देखो अगर कभी भी ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट को बाहर लिखना, ठीक है, इनटू अब जो भी टर्म है अंदर डिफरेंशिएशन के लिए उसका डिफरेंशिएशन करो प्लस 0, तो ये हो गया 3x² प्लस इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1, तो हो गया 6। तो dy बाई डी एक्स हमें मिल गया कितना 3x² प्लस 6, कितना मिल गया 3x² प्लस 6। ओके, इस टाइप से हमें डिफरेंशिएशन करना है।
एक आध एग्जांपल आप लोग कर लें, प्रांजल और यस सिमरन, सर। एक आध एग्जांपल और कर लें। जैसे यस y सर। इक्वल x टू द पावर 2 प्लस 2x, इसका डिफरेंशिएशन करें। y इक्वल टू है 5x यस सर। स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन करें। y इक्वल टू x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तीनों का। एक बात अब आप लोग ये अच्छे से जान लें कि अब जो है चीजों को रटना नहीं, समझते हुए चलना है। आप रट के कहीं पे नहीं पहुंच पाएंगे, ये बात जान लें। प्रोसेस को समझें और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के साथ डील करें। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं तो कहां से आएगी आवाज? जी जी। सिमरन, आपको समझ में आ रहा है बच्चे? ओके, ये सॉल्व हुए? गुड। पहले का आंसर देखते हैं। पहले में अगर मैं dy बाई dx करूं, मैं अभी याद रखना आप लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ये आपके प्रॉपर नोट्स अभी नहीं है, ये हो चुका है एक्चुअली, ठीक है? क्योंकि आगे के कनेक्टेड टॉपिक से कनेक्टेड है, इसलिए मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो बनेगा dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx ऑफ 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लिख चुके हैं कितना? 2x। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो या तो एक काम करो, 2 को लिख लो बाहर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x आ जाएगा 2 इंटू 1, तो ये आ गया कितना? 2x प्लस 2। ठीक है। अच्छा, इसके लिए अगर लिखना चाहें तो dy बाई dx कितना आएगा? तो लिखेंगे सर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 5x स्क्वायर का प्लस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 2 का। तो 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। 5x स्क्वायर का कितना? तो कह रहे हैं सर 5 को आगे लिखिए, डिफरेंशिएशन करें एक्स स्क्वायर का, तो कितना आएगा? 5 इंटू 2x, आ गया कितना? 10x। ठीक है। अगर लिखा हुआ है dy बाई y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x, तो dy बाई x कितना लिखेंगे? तो लिखेंगे ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर। ठीक है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो कहना 3 इधर लिख लो, क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा? एक्स की पावर 3 माइनस 2 स्क्वायर, ओके, 3 माइनस 1 प्लस 4 को बाहर लिखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो कह रहे हैं देखिए सर ऐसा है, 4 को बाहर लिखा, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे तो पावर 2 है तो 2 आएगा। ठीक है। एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी कितना बचेगा? एक्स, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x। ये समझ में आया सिमरन?
Yes, sir. प्रांजल यस सर आ गया ओके, सॉल्व हो गए थे इनमें से कुछ? सर। सर एक हुआ था सर, कौन सा? पहला वाला सर। अच्छा, खैर अभी धीरे धीरे सब सॉल्व होने लगेंगे। चलिए अब करंट टॉपिक पे आते हैं। तो ये dy/dx लिखना मतलब जरूरी है, मार्क्स कट जाएंगे नहीं लिखेंगे तो? कौन सा, ये वाला? ये हाँ, ये जो लिखते हैं dy/dx और फिर उसके बाद लिखते हैं अपन। नहीं, आप dy/dx चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ओके सर। समझे? क्योंकि नीट में स्टेप मार्किंग थोड़ी होती है, तो सीधे ऑब्जेक्टिव है। और स्कूल में तुमसे 5 नंबर में पूछेंगे नहीं, 1 या 2 नंबर का पूछेंगे, तो सीधे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, खैर आगे देखते हैं। रेट ऑफ चेंज, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज एक चीज होती है, क्या रिप्रेजेंट करती है रेट ऑफ चेंज? जैसे आपसे कहा जाए वेलोसिटी क्या होता है, तो आप कहते हैं वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। या एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज का मतलब अगर हम किसी भी चीज की बात करते हैं, तो अगर कोई क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करने लगे, क्या करने लगे? कहते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करने लगे, तो आप कहेंगे उसका रेट ऑफ चेंज निकालो, तो वो रेट ऑफ चेंज निकाला जाता है। जैसे एक बात समझना, आपने एक तालाब है, ठीक है, तालाब में कहीं बीच में पत्थर फेंका, उस पत्थर के कारण जो है वेव्स जनरेट होती हैं, सर्कुलर, कॉन्सेंट्रिक, इस टाइप से। तो अगर ये कॉन्सेंट्रिक वेव्स जनरेट होती हैं, ये आगे की तरफ हमेशा लगातार ट्रांसमिट करती जाती हैं। तो अगर ये लगातार आगे की तरफ ट्रांसमिट करती जाती हैं, आपसे कहा जाए कि इनिशियली t=0 पे ये वेव्स इधर थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी रेडियस इंक्रीज करती जा रही है, बताओ। तो आप कहेंगे अगर इनकी रेडियस लगातार इंक्रीज कर रही है, तो इनकी रेडियस के लगातार इंक्रीज करने का जो रेट होगा उसे कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ठीक है। इनके रेडियस के लगातार चेंज होने का जो इंक्रीज होगा उसे कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। अच्छा, अगर एक बात देखें, ये सर्कल लगातार फैल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं इनकी रेडियस लगातार चेंज हो रही है। अच्छा बताओ, इनकी रेडियस अगर लगातार चेंज हो रही है, तो आप क्या कह सकते हैं कि इनकी एरिया भी लगातार चेंज हो रहा होगा। अगर इनकी रेडियस लगातार चेंज हुई, क्या इनका एरिया भी बताइए लगातार चेंज होने वाला है? आप कहेंगे यस यस सर, सर। एरिया लगातार चेंज होने वाला। यस सर। तो आपसे पूछ लेंगे क्या गिवन होगा, यहाँ पे गिवन होगा कि रेडियस का रेट ऑफ चेंज गिवन है, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि एरिया का रेट ऑफ चेंज बताइए। ओके, सपोज करिए, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस is given as 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन है कितना? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड यू नीड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन है कितना? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना है। तो आप कहेंगे सर ऐसा है, when, ये भी गिवन है, when radius is 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको तब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है जब रेडियस कितना हो? 1 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे सर ऐसा है। अगर मैंने कहा ऐसा है भाई, किसी भी टाइम पे r इक्वल टू आर, किसी भी टाइम t इक्वल टू टी पे, या किसी भी टाइम जनरल टाइम t पे रेडियस r है, ठीक है।
किसी भी जनरल टाइम t पे रेडियस r है, तो इस टाइम पे आप उसका एरिया क्या लिखोगे? तो आप कहेंगे सर इस टाइम पे अगर रेडियस r है तो ये सर्कल है, तो एरिया कितना आएगा? a इक्वल टू पाई r स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो रेट ऑफ चेंज अगर लिखते हैं तो इसका मतलब है क्या? DA/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप कहिए सर ऐसा है, ये तो रेडियस का फंक्शन गिवन है। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अगर लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो आप dy/dx लिख देते थे, लेकिन यहाँ तो y इक्वल टू कुछ a इक्वल टू कुछ r स्क्वायर से पूछा गया है, तो आप dA/dr लिखें। लेकिन यहाँ पे तो क्या दे रहे हैं? DA/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। इसका मतलब क्या? टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया जो चेंज होगा उस चेंज का रेट बताना। ठीक है, तो अभी देखो कैसे करेंगे। तो आप कहें सर सबसे पहले इसे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये एरिया किसका फंक्शन है? रेडियस का। तो यहाँ पे आएगा DA/dr, जैसे लिखते थे dy/dx, तो यहाँ लिखा जाएगा DA/dr। कितना आएगा? तो लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएट करें पाई आर स्क्वायर को। ठीक, तो पाई एक कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ गया। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बाहर, क्योंकि पावर 2 थी। तो जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता था या एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन होता था, तो हमने यहाँ पे एक्स की जगह पे लिखा हुआ है क्या? आर, और वाई की जगह पे लिखा हुआ है ए। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो लिखेंगे 2r। ओके, ये आ गया। तो DA/dr हमें मिला कितना? 2r, पाई इंटू 2r। इसका मतलब अगर मैं इस dr को इधर ले जाऊं तो क्या लिख सकता हूँ? DA इक्वल टू पाई इंटू 2r dr लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। इस dr को मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले गया। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में dt से डिवाइड दे दूं, ये तो मैं कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों जगह dt से डिवाइड दे दिया। तो DA/dt रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Whereas dr/dt रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑलरेडी गिवन है। तो आपसे अगर पूछा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो आप लिखेंगे DA/dt इक्वल टू पाई, हमारा कांस्टेंट है, 2 तो नंबर है, r की वैल्यू हमें गिवन है कितनी रेडियस पे बतानी है, तो आप कहेंगे जब r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो तब बताना है। dr/dt कितना? तो dr/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, यही तो गिवन था कितना? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dr/dt की जगह कितना रख दिया हमने? आ गया कितना? 4 पाई, आ गया DA/dt। और एरिया किस में आएगा? क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि dt से डिवाइड किया गया। ये बताइए कितने लोगों को समझ में आया? ईमानदारी से बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछिए, आई कैन एक्सप्लेन इट फर्दर। सिमरन समझ में आ रहा है? सिमरन, ओके, ये भी समझा देता हूँ। इसके अलावा कोई डाउट? प्रांजल,
रेडियस बेटा गिवन है क्वेश्चन में कि जब रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ये देखो लिखा हुआ है ना, जब रेडियस 1 सेंटीमीटर है तब हमें बताना है dA बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ओके, खैर ये समझ में आया अभी जो प्रोसेस है। ओके, प्रांजल, आर यू गेटिंग इट? चलिए आगे देखते हैं, इसी को समझते हैं एक बार फिर से। आपको गिवन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेडियस का रेट ऑफ चेंज कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो कभी भी रेट ऑफ चेंज अगर कहीं पे भी गिवन है तो रेट ऑफ चेंज का रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही है उस चीज का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर कोई चीज टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज हो रही है तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपसे पूछा गया कि एरिया है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या लिखेंगे, dA बाई dt। अगर कहा है रेडियस है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस लिखा जाएगा dr बाई dt। ठीक है, तो यहाँ पे आपको dr बाई dt गिवन था कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया था dA बाई dt, तो आपने कहा सर ऐसा है, देखिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, और अगर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं तो आप कहेंगे कि जो एरिया है उस एरिया को किसी भी टाइम पे लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब एरिया फंक्शन है किसका, रेडियस का। तो अगर आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे हम कहते थे y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है सपोज करें, तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते थे तो dy बाई dx मिलता था, और वो भी कितना, 2x। यानी देखो यहाँ पे y फंक्शन किसका था, तो आपने कहा सर एक्चुअल में यहाँ पे y फंक्शन था x का। तो अगर y x का फंक्शन था तो मैंने जब y को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में करूंगा। यहाँ पे एरिया फंक्शन है किसका, r का। तो अगर मैं a को डिफरेंशिएट करूंगा तो r के रिस्पेक्ट में करूंगा तो आएगा dA बाई dr। कितना, जब इसको डिफरेंशिएट किया तो पाई तो हमारे पास कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, ये हो जाएगा 2 पाई आर dA बाई dr। ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए, dA बाई dt। मिला क्या, dA बाई dr। तो हमने फिर यहाँ पे क्या किया कि dA इक्वल टू लिखा 2 पाई आर इंटू जो dr था उस dr को 2 पाई आर के साथ मल्टीप्लीकेशन में ले आए। ठीक है, अब dA इक्वल टू 2 पाई आर dr मिल गया, मुझे चाहिए dA बाई dt। तो मैंने इस पूरे टर्म को डिवाइड कर दिया dt से दोनों साइड। तो मुझे dr बाई dt गिवन था कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dA बाई dt मुझे निकालना था, तो अब मैं यहाँ पे बस वैल्यू रखने वाला हूँ और वैल्यू रख के मुझे ये आंसर मिलने वाला है। ओके, चलिए अब इसी पे हम लोग कुछ सवाल और करते हैं। सवाल लिखेंगे, साइड ऑफ अ क्यूब, ये करवाया था क्या, साइड ऑफ अ क्यूब side of a cube is increasing। सर ये करा दिया आपने। वही तो पूछ रहा था, ये करवा दिया था ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये करवाया था क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर इज चेंजिंग। यस सर। चलिए ठीक है, तो आगे देखो, साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लेट, साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लेट is increasing side of a square plate is increasing
is increasing. सर एक बार इसका क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देना. Side of a square plate. Side of a square plate is increasing. It's increasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कह रहे हैं कि एक स्क्वायर प्लेट की जो साइड है वो इंक्रीज कर रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से. यानी आपको अगर स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ अगर आप x मान लें या l मान लें तो आपको dl/dt गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फाइंड द रेट at which area of plate is increasing when side is 8 centimeter. When side is 8 centimeter. करें. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही बेटा. 80 आ रहा है आंसर. गुड. गुड. देख लेते हैं. आपसे क्या कहा गया है? बिल्कुल कहा गया है कि ये आपके पास एक स्क्वायर अगर है इस स्क्वायर की साइड लेंथ अगर आप x ले लें या l ले लें तो आपको dl/dt गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और आपको बताना है l इक्वल टू 8 पे 8 सेंटीमीटर पे. तो आप कहेंगे जब भी मेरी लेंथ l है तो उस टाइम पे एरिया आएगा l स्क्वायर. तो अगर एरिया l स्क्वायर मिलेगा तो आपको निकालना है dA/dl.
तो डीए बाई डी एल मिल जाएगा कितना, 2L। तो अगर ये 2L मिल गया तो डीए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2L dl। इंटीग्रेट क्या डिफरेंशिएट कर दिया तो ये मिला था, इसको dt से डिवाइड कर दिया, तो डीए बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा 2 इंटू एल की वैल्यू है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और dl बाई dt की वैल्यू गिवन है 5, तो हो जाएगा कितना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जिनसे नहीं हुआ वो नोट कर लें। अगला सवाल लिखें। आप लोगों ने सबने सवाल किया, वेरी गुड। सरफेस एरिया of a sphere surface area of a sphere is changing surface area of a sphere is changing at the rate of surface area of a sphere is changing at the rate of 16 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपको गिवन है dA बाई dt कितना, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपको गिवन है dA बाई dt, ठीक है। व्हेन r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जब r की वैल्यू कितनी थी 4 सेंटीमीटर, ओके। find rate at which the radius is changing, you need to find dr by dt। देखो यहाँ पे क्या था कि आपको dl by dt गिवन था, आपको dA by dt निकालना था। यहाँ उल्टा प्रोसेस है, आपको dA by dt गिवन है और dr by dt निकालना है। चलिए करिए सवाल, काफी आसान। अगर आप लोगों ने ये कर लिया था तो ये भी करना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। Sir, please repeat the question. ओके बेटा, कहाँ से शुरू से? So when a radius equals to 4 centimeter, find rate at which the radius is changing, okay, you need to find the rate at which the radius is changing, okay. okay। कितना आया? किसी का आंसर आया? 532/3 पाई। पाई तो कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। नोप, ना ना बच्चे ना, देखो क्या गिवन है, गिवन है dA by dt 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
नो 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 नो, आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, आपको डी आर बाई डी टी निकालना है। तो आप देखेंगे ए इक्वल टू आएगा कितना, भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अब अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो मिलेगा डी ए बाई डी आर, कितना आएगा तो कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आर, तो आ गया 8 पाई आर डी ए, और डी आर को यहाँ ले गए तो डी आर डी टी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डी आर बाई डी टी हमें निकालना है, ये वाली चीज ये फाइंड करनी है। ठीक है, डी ए बाई डी टी हमें गिवन है कितना 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू लेते हैं 16 पाई इक्वल टू ये 8 पाई हो गया, आर की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4। ठीक है, डी आर बाई डी टी, अब 4 से ये 4 टाइम्स ये हो गया 2 और ये पाई से पाई कैंसिल, तो बचा कितना, ये 2 बचा सिर्फ यहाँ पे, तो आप कहेंगे 1 इक्वल टू आ गया 2 डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी कितना मिल जाएगा 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया आंसर। समझे? Okay. Pranjal, are you getting it? No, sir. नहीं, No, sir. कहाँ से Sir, दिक्कत आई? Sir, because sir, my net is problem. That is why. अच्छा, कहाँ से दिक्कत है ये बताओ। Sir, I can't show the screen. मैं screen नहीं देख पा रहा हूँ sir. स्क्रीन ही नहीं देख पा रहे हैं? Yes, sir. Only I hear your voice. अरे ये तो दिक्कत है भैया। क्या आपका नेट कनेक्शन स्लो है? Yes, sir. कौन सा ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं? Sir, idea का. ब्रॉडबैंड नहीं होगा, कनेक्शन होगा, Yes, sir. मतलब सिम वाला होगा ना? Yes, sir. हाँ. सिम पड़ी होगी। Yes, sir. आइडिया तो स्लो आता है बेटा वैसे भी। Yes, sir. idea तो बहुत slow है. तो एयरटेल या जियो लो। Yes, sir. आज ही कहता हूँ sir पापा है जियो में से इंपोर्ट कराएं. हाँ, एयरटेल या जियो लें, क्योंकि नहीं तो ऐसे दिक्कत आ जाएगी। Yes, sir. अब आपको दिख ही नहीं रहा तो फिर क्या कर सकते हैं इस चीज में? Yes, sir. सिमरन, मुझे आपको समझ में आ रहा है? मुझे दिक्कत है. Yes, sir. ओके, बाकी किसी को दिक्कत? No, sir. ओके गुड, तो मूव ऑन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एक एप्लीकेशन और बचा हुआ है, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने का। ठीक है, एक स्लोप वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बचता है क्या, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने का। तो अब जो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने का ये हम लोग इंटीग्रेशन के बाद पढ़ेंगे, आप लोगों को और बेटर तरीके से समझ में आएगा, और जो हमारे साथ नए स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए हम लोग बात करते हैं अब इंटीग्रेशन की। किसकी? इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैंने आपसे पहली क्लास के पहले दिन ही कहा था, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दो चीजें पढ़ते हैं हम लोग। दोनों जो प्रोसेस हैं वो एक दूसरे के रिवर्स हैं, यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन में मैंने अभी भी आपको बताया, पहले भी बता चुका हूं कि क्या होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट के कई सारे पार्ट्स करके, छोटे छोटे कई सारे पार्ट्स करके, उन पार्ट्स को एनालिसिस करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास मान लीजिए कई सारे पार्ट्स हैं छोटे छोटे, इन सारे पार्ट्स को कलेक्ट करके अगर मैं फिर कोई ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन। ओके, तो हमारे पास दो प्रोसेस हैं, पहला डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके हैं अभी,
सिमरन आपका ये पूरा नहीं हुआ अभी, इसके लिए आपको अलग से क्लास मैं दिलवाऊंगा, ठीक है? सर मेरे को चाहिए क्लास। हाँ तुम्हें भी मिलेगी। हाँ सर। वो तो मतलब मैं बैच में लिंक आ जाएगी, तो जिससे भी डाउट हो वो ज्वाइन कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सिमरन ज्वाइन कर सकती है, सब तुम ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी ओके join सर। कर सकता है, ठीक है? किसी को मान लो पहले भी कोई डाउट रहा हो तो वो भी ज्वाइन कर सकता है आगे। तो ये एक्स्ट्रा क्लास में आप लोगों को दिलवाऊंगा, तो इससे आपका डिफरेंशिएशन भी पूरा होता जाएगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, रेसिप्रोकल हैं। इंटीग्रेशन का अगर मतलब समझा जाए तो समझो। इंटीग्रेशन जैसे y इक्वल टू लिखते थे एक्स स्क्वायर, ठीक है? इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता था तो लिखते थे dy बाई डी एक्स। कितना आता था? 2x, ठीक है? अब अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को इंटीग्रेशन के थ्रू ले जाऊं, इंटीग्रेट करूं, तो इसको इंटीग्रेट करने पे ये मिलना चाहिए। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन। समझते हैं और समझने के बाद आगे पढ़ते हैं। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अगर मैं x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये मिलता था n x टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है? अब अगर मैं x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करूं, आप अभी खुद ही समझ जाएंगे कि ये दोनों प्रोसेस एक्चुअल में एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर मान लो इंटीग्रेट करना है आपको x टू दी पावर n का, ठीक है? तो कभी भी अगर x टू दी पावर n है, इंटीग्रेट करना है, तो इसके साथ फंक्शन में एक dx जरूर रहेगा। ये dx रिप्रेजेंट करता है कि इसे पहले डिफरेंशिएट किया गया था और अब हम इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं, या कह दें कि ऑपरेटर है। dx एक ऑपरेटर है, जैसे होता है प्लस माइनस, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इसी टाइप से ये एक ऑपरेटर है dx। ये dx जब तक यहाँ पे नहीं होगा तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन के लिए हमेशा यहाँ पे dx का होना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करना चाहूँ तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? देखें, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होगा। डिफरेंशिएशन के दौरान हम क्या करते थे कि जो पावर होती थी उस पावर में एक माइनस करते थे। इंटीग्रेशन के दौरान जो पावर होगी उस पावर में एक प्लस करेंगे। डिफरेंशिएशन के दौरान इसको हम लाते थे इनटू में, n को यहाँ आएगा डिवाइड में, वो भी कितना? n प्लस 1। समझे? सर आपने साइन यहाँ पे और लगाया ऐड करते हैं। क्या? सर आपने जो एक्सेंट के पहले साइन लगाया है वो व्हाट द साइन इज नोन एज? यही तो इंटीग्रेशन का साइन है। सर इसे बोलते क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ, सीधे। ये c है क्या? एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को निकालने का तरीका आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहती है, ठीक है? अगर नहीं है तो आपको सिर्फ इस प्लस c लिख के छोड़ देना है, ठीक है? सिर्फ एक प्लस c लिख के छोड़ देना है। एग्जाम्पल देखें, जैसे आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या होगा? तो आप कहेंगे सर x की पावर 2 लिखा हुआ है, तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन डिवाइड करेंगे 2 प्लस 1 से, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी से डिवाइड करेंगे, प्लस एक कांस्टेंट यहाँ पे और ऐड करेंगे। इस कांस्टेंट को निकालने की कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर नहीं गिवन है तो सीधे ऐसे लिख दें, ठीक है? तो ये बन जाएगा कितना? x क्यूब अपॉन 3। क्या बन जाएगा? x क्यूब अपॉन 3। ये होगा तुम्हारा आंसर, जैसे लिख दिया जाए। आगे देखिए,
अगर लिखा हुआ है dx का इंटीग्रेशन, सिर्फ dx, ठीक है, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, तो कैसे करते हैं? तो कहेंगे सर ऐसा है, अगर सिर्फ dx का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है 1 dx, 1 इंटू dx लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब 1 इंटू dx अगर लिखा हुआ है तो 1 को लिखा जा सकता है x टू दी पावर 0 dx, भाई समथिंग टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब x टू दी पावर 0 अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 0। तो अगर n की वैल्यू 0 हुई तो यहाँ पे इक्वेशन में 0 रखिए, तो x टू दी पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, जो हो गया x प्लस c, 1 dx का इंटीग्रेशन, ठीक। तो कभी भी dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x प्लस कॉन्स्टेंट, c क्या है? एक कॉन्स्टेंट, ठीक है। जैसे अब अगर आपके पास एग्जांपल में दे दूं कि इंटीग्रेशन आपको करना है x क्यूब प्लस 4 या x क्यूब प्लस 1 dx, ठीक है। तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट खोलें, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 1 dx को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे dx का तो dx आएगा, ठीक है। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन टू दी पावर 3 है, सॉरी इंटीग्रेशन, तो क्यूब है, क्यूब में पावर एक ऐड करें तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल प्लस dx का इंटीग्रेशन होगा x, तो हो गया x टू दी पावर 4/4 प्लस x प्लस एक कांस्टेंट यहाँ पे और ऐड करेंगे जो आता है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, ओके। नोट करें इसे। सर सर मेरे पास इस चैप्टर के सर नोट्स नहीं है सर मेरे पास। किसके? सर इसी चैप्टर के सर उससे पहले के नोट्स नहीं है सर मेरे पास। मिल जाएंगे, अभी मैं पढ़ा दूंगा ना, तो फिर क्या जरूरत है? उसे यस सर, बता देना सर आप। तुम चिंता ना करो, सर हम लोग टेंशन, ठीक है। सर ये हाँ बच्चे, x क्यूब प्लस 1 है तो फिर इस 1 का क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन किया ना dx का इधर, तो dx का x क्यूब से मल्टीप्लिकेशन बना क्या? x क्यूब dx। ओके सर, dx का 1 से मल्टीप्लिकेशन क्या बना? dx 1 इंटू dx। मिटा दिया जाए, चलिए इतना तो मिटा ही सकते हैं। सब पूरा एरेज कर दो। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगर लिखा हुआ है y इक्वल टू x टू दी पावर 3 प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, या आपको इसको इंटीग्रेट करना है dx, तो इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सबसे पहले ये ब्रैकेट खुलेगा, जैसे ये ब्रैकेट खोलेंगे ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। तो जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में करते थे
ये जो भी कांस्टेंट वाले टर्म होते थे ये वाले, तो इनको डिफरेंशिएशन के दौरान हम बाहर निकाल लेते थे, और जो एक्स वाले टर्म होते थे इनको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करते थे। सेम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले एक्स क्यूब का डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो वही एक्स क्यूब डीएक्स अभी करना है। 2 जो कि कांस्टेंट टर्म है इसे बाहर लिखें, तो ये आ गया एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। 4 जो कि कांस्टेंट है इसे भी बाहर लिखें, डीएक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एक्स की पावर 4/4 प्लस 2 टाइम्स एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या, तो कहेंगे एक्स की पावर 2/2 प्लस 4 टाइम्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या, एक्स। तो देखो एक्स की पावर 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक कांस्टेंट और ऐड करेंगे। ये कांस्टेंट ऐड किया जाता है ताकि नोट करें। अब हम लोग ये देखेंगे ये कांस्टेंट ऐड क्यों करते हैं। ठीक है, नोट हो गया। यस सर। अभी मैंने आपको पहले भी ये बताया है, अभी कुछ ही देर पहले, कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो आपको कुछ फंक्शन मिलेगा। ठीक है, जो डिफरेंशिएट फंक्शन हुआ है अगर आप उसको वापस से इंटीग्रेट करें तो आपको पुराना वाला फंक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर देखें लिखा हुआ है y = x² + 2। ठीक है, if you differentiate it with respect to x, you'll find dy/dx as 2x + 0। ओके, ये है dy/dx as 2x + 0। अब अगर मुझे ये सीधे गिवन है, यानी देखो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे dy/dx इतना मिला। ठीक है, अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं, ये जो फंक्शन मिला है अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो मुझे फिर से ये मिलना चाहिए। ठीक है, ये है प्रोसेस। अगर मैं लिखूं dy/dx = 2x है तो dy मिलेगा क्या, 2x dx। ये जो 2x dx मिला तो देखो x dx, जब dx आता था साथ में तभी इंटीग्रेशन कर सकते थे। मैंने मान लो इसे इंटीग्रेट कर दिया, दोनों साइड ये साइन लगा दिया तो इंटीग्रेशन का साइन बन जाएगा। dy को इंटीग्रेट करने से y मिलता है तो y मिल गया। ठीक है, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कहेंगे 2 बाहर लिख लो सर। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x dx का, तो ये बन जाएगा क्या, 2x² तो क्या मिल गया, x²। अब तुमने कहा सर देखिए x² तो मिल गया, ये 2 कहीं चला गया, तो देखो ये 2 कहीं चला गया, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन के दौरान इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0। तो अब अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे वो वाले टर्म तो मिल जाएंगे जो वेरिएबल थे। देखो मैंने 2x को अगर इंटीग्रेट किया तो मुझे x² तो मिल गया, यानी वो वाला टर्म तो मिल गया जो वेरिएबल था, लेकिन वो वाला टर्म नहीं मिला जो कांस्टेंट था। कांस्टेंट क्या हो गया, डिफरेंशिएट। इसलिए उस कांस्टेंट को कंपनसेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक c लिखता हूँ और c की वैल्यू इसी कांस्टेंट के बराबर होगी। इसे निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में कोई तरीका गिवन रहेगा। ओके, और अगर नहीं गिवन है तो आप लिखेंगे x² + c। ये c रिप्रेजेंट ये करता है कि जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ होगा तो यहाँ पे कांस्टेंट भी साथ में मौजूद हो सकता है, और उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब हुआ होगा तो वो 0 हो गया होगा। और अब अगर मैं इस प्रोसेस को इंटीग्रेट करता हूं
तो मुझे ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने इसके लिए कांस्टेंट ऐड कर दिया। अब समझे सी क्यों लगाते हैं? सी लगाते हैं इसलिए कि जब मैंने डिफरेंशिएशन किया होगा इस फंक्शन का, तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के दौरान जो भी कांस्टेंट टर्म हमारे पास रहे होंगे उनका डिफरेंशिएशन हो गया होगा 0। तो अगर उनका डिफरेंशिएशन 0 हो गया होगा, अब अगर मैं जो डिफरेंशिएट फंक्शन था उसको वापस से इंटीग्रेट करूं तो मुझे जो पेरेंट फंक्शन है, जो पहला वाला, उस फंक्शन के वेरिएबल टर्म्स तो मिल जाएंगे, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म थे वो कांस्टेंट टर्म 0 हो गए थे, इसलिए उनको कंपनसेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक सी लगाया। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब आपको वो सवाल करने हैं इसके। गिवन है इक्वल टू y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 4 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है y इक्वल टू 5x टू द पावर 4 प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। इंटीग्रेशन करना है y इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x dx। इंटीग्रेट करना है y इक्वल टू x टू द पावर 9 प्लस 14x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 2 dx ये लिखा हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेट करना है x टू द पावर 6 7x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब dx। करें। सॉल्व करें।
सर फर्स्ट का x टू द पावर 4/4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x plus c. बिल्कुल सही। प्लस Second guys, x to the power 5 plus 6 upon x plus 4x plus c. Third का है x to the power 5/5 plus 3x to the power x cube plus x square plus c. और फोर्थ का है x to the power 10/10 plus 14x cube by 3 plus 3x to the power 4/2 plus 2x plus c. फिफ्थ का है 7x to the power 7 plus 1/7 plus 3 upon x square. थोड़ी सी गड़बड़ की है, बाकी सारे सही है, बस थोड़ी सी गड़बड़ है, उस पर गौर करें। x³ + 6 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो आप लोग सबने सही बताया कि जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा क्या, x की पावर क्यूब में एक ऐड कर दो तो बन जाएगा x to the power 4 और उस 4 से डिवाइड कर दो। 6x लिखा हुआ है तो x की पावर 2/2 ये हो जाएगा कितना 3 प्लस 4x प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या करना है, इसके लिए देखो y = सबसे पहले लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ 5x to the power 4 लिखा हुआ तो 5x to the power 4 dx, जब खोलेंगे 6/x² लिखा हुआ तो इसे लिख सकते हैं 6x की पावर -2, ठीक है, dx, इसका भी इंटीग्रेशन होगा भाई, ठीक, प्लस जब यहाँ ब्रैकेट खोला तो 4 dx का इंटीग्रेशन इक्वल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5x to the power 4 का इंटीग्रेशन आप लोग खुद बता सकते हैं कितना होगा, 5x to the power 5/5, ठीक, यानी हो गया कितना x to the power 5 प्लस x की पावर या x to the power 5/5 लिख लो, ये कितना हो गया 6x की पावर -2। तो देखो 6x की पावर -2 में एक ऐड करें तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 ये बनेगा प्लस 4 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ठीक है, ये बन गया हमारे पास कितना 5 x to the power 5, ये कैंसिल होगा तो बचा x to the power 5, 6 x की पावर -2 + 1 तो कितना हो जाएगा 6 की पावर -1 x की पावर -1, ठीक, अपॉन नीचे कितना बचा -2 + 1 यानी -1, तो ये प्लस में था, ठीक है, प्लस ये हो गया कितना 4x, तो ये आ जाएगा x to the power 5 I can also not hear you. हेलो, हाँ बेटा अभी वेट करो सभी बच्चे क्लास में इन रहे, आउट ना हो। ठीक है, इसे नोट कर लें इतने को, फिर उसके बाद ये सॉल्व करते हैं। हाँ जी आकाश सर, जी सर, मैं ये पूछा था अभी जो फर्स्ट बैच में काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो गया क्या? हाँ कितना लेक्चर हो गया उसका? सर 3 लेक्चर हो गया। 3 लेक्चर हो भी चुका है? हाँ तो मैंने आपको पिछली बार बताया था।
पिछली बार से तो 2 लेक्चर पहले हो गए थे क्या? मुझे लगा उसी दिन से स्टार्ट हुआ। हाँ 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 हाँ। तो आपको इन्फॉर्म कर देता, इन लोगों का भी कंबाइन करा देते ना। इन लोगों का भी करा दे कंबाइन। हाँ, दोनों का साथ हो जाएगा वैसे। तो फिर इनकी 2 एक्स्ट्रा क्लास चाहिए होंगी, अगर 2 एक्स्ट्रा क्लास मिल जाए। कोई बात नहीं, 2 एक्स्ट्रा क्लास लग जाएंगी, लेकिन अब ऐसा आपको करना है कि 2 एक्स्ट्रा क्लास वो भी मुझसे फॉर्म पे, लेकिन अब कंबाइंड इनको काइनेमेटिक्स साथ में लेके चलना है। जी तो कैलकुलस तो हो गया ना इनका लगभग? चल रहा है सर, अभी इंटीग्रेशन चल रहा है, अभी 2 लेक्चर लग जाएंगे। काइनेमेटिक्स का यूज करना अपना तो इनको आ जाएगा ना समझ में। हाँ हाँ तो बस तो काइनेमेटिक्स से कुछ साथ लेके चल रहा है दोनों बैच। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कि काइनेमेटिक्स से बिल्कुल साथ में लेके चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका आज एक लेक्चर हुआ है, इनके एक्स्ट्रा लेक्चर देंगे आज भी, आप काइनेमेटिक्स पे करेंगे लेकिन। हाँ हाँ सर। तो फिर वो कैसे कवर होगा? साथ में बैठा दूँ? क्या सर? आप साथ में बैठा के हो जाएगा इनका? नहीं सर, वो तो टॉपिक मिडिल में चल रहा है, अभी एक्सेलरेशन भी हो गया उसमें, तो अभी इन्हें जब समझ भी में कोई नहीं होगा आएगा। तो साथ में आप खोलना, इनको मर्ज करने की जिम्मेदारी है आपकी, आप बताएंगे उसी दिन से मर्ज करेंगे। ठीक है। ठीक है, और इनकी कल भी एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे, एक परसों लगा देंगे, 2 एक्स्ट्रा क्लास आपको दे देंगे। जी सर। ठीक है ना? ओके। हाँ भाई, आप लोगों का आज सभी लोगों का बायोलॉजी का लेक्चर होगा, वो मर्ज होके होगा, क्योंकि उसमें नया चैप्टर स्टार्ट होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो वहां से आप लोग कंबाइन रहेंगे। तो वो लेक्चर आपका आज है 1:30 से 2:50, 1:30 से 2:50 आप पे लिंक आएगा, सभी लोग तैयार है उस लेक्चर के लिए। ठीक है भाई? ये तो नोट कर लिया होगा। अरे ये तो सवाल तो मिट ही गए, ये हो गए थे ना सबसे, बता दो नहीं तो करा दूं। चलिए अब देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपसे लिख दिया जाए, कह दिया जाए साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? cos x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? cos कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता था क्या? minus sin माइनस साइन। तो यहाँ cos x का इंटीग्रेशन आएगा sin x, जस्ट उसका उल्टा, प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, या अगर देखा जाए तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना आता था? log x अगर लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आता था? 1/x 1/x। तो अब अगर आप यहाँ पे 1/x को इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ln x प्लस कांस्टेंट। समझे? जैसे अगर आप tan x को डिफरेंशिएट करते थे, sec square x tan x को डिफरेंशिएट करते थे तो आता था क्या? sec square sec x स्क्वायर x।
ओके। अब अगर आप sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा? 10x प्लस कांस्टेंट। ओके, जैसे आप sec x को अगर डिफरेंशिएट करते थे, sec x को अगर डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था? sec x इंटू sec x. तो अगर आप sec x इंटू 10x को इंटीग्रेट करेंगे, अगर इंटीग्रेट करें sec x इंटू 10x dx, तो ये मिल जाएगा क्या? sec स्क्वायर x प्लस एक कांस्टेंट और, ठीक है। ये तुम्हारे फॉर्मूलेज हैं सारे। ये सारे फॉर्मूलेज हैं। Excuse me, sir. सर sec x into 10x का अगर इंटीग्रेशन होगा तो sec square x. सॉरी sec x प्लस कांस्टेंट। ओके, अगर हम लोग cosec x को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था? minus cot square x. cosec x का डिफरेंशिएट करते थे dy by dx ऑफ cosec x, तो ये मिलता था माइनस का cosec x इंटू cot x, यही मिलता था। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर cosec x इंटू cot x को, तो ये मिलेगा क्या? cosec x प्लस कांस्टेंट, वो भी कैसा? माइनस का, क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, e टू दी पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करते थे क्या मिलता था? e to the power x. e टू दी पावर x। तो अगर मैं e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी करूं तो भी क्या मिलेगा? e to the power x. e टू दी पावर x प्लस कांस्टेंट। तो ये मेन फॉर्मूले हैं कुछ, ये आपको देखने हैं, ठीक है। करें, जहां जहां एरो लगा हुआ है नए फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो एक साइड आप ये फॉर्मूले लिख लें और इसके एक साइड दूसरे ये फॉर्मूले लिख लें। हाँ हेलो सर। हाँ सर आप मेरे को सर बाद में बताए ना सर, मेरी तो स्क्रीन यहाँ पे शो नहीं हो रही सर। सर मैं तो सर देख रहा था क्या फॉर्मूला, क्या शो नहीं कर रहा कुछ भी। तो आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी ना, इसका यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाता है, समझे? यस सर आप अगर आज नहीं दिख रहा है आपको तो इसकी Yes, रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी आज ग्रुप पे, तो आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। ये सारे फॉर्मूलेज हैं। अच्छा, इस चैप्टर को खत्म करने में हमें अभी 2 से 3 टर्न लगेंगे, और जो वो एक्स्ट्रा क्लास की मैंने बात की वो आपकी कल या परसों अब लगेगी, ठीक है। Okay, उसमें क्या होगा कि मैं उस बैच में, जो पहला बैच है, उसमें 2 लेक्चर 3 लेक्चर में ले चुका हूँ, ठीक है। हाँ बच्चे, हेलो, कोई बोल रहा था क्या कुछ? चलो, जो पहला वाला बैच है, जस्ट जो पहला बैच है उसमें मैं 3 लेक्चर्स ले चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो अब बात यह है कि आपको उनके साथ मर्ज करना है। तो जब आपको उनके साथ मर्ज करेंगे तो उसके लिए मुझे 2-3 एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए होंगे आपके, जो कि यहाँ लगा जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपका ये हो जाएगा कि आपका सिलेबस भी, जैसे उनका सिलेबस स्पीड के साथ अभी चल रहा है, तो आपका भी सिलेबस उसी स्पीड के साथ चलने लगेगा। और आपका जो एक चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन जो बच जाएगा वो आपको यहाँ पे करा दिया, ठीक है। okay sir.
चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं। ओके, तो समझ में आया? थैंक यू सर Yes, sir. थैंक यू सब समझ सर। में आया? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं हुई सिमरन? No, sir. ओके, थैंक यू। Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।